सत्ता का स्रोत हमारी जो प्रस्तावना वो किसको बताती है? वो जनता को बताती है कि सत्ता का स्रोत हमारा कौन है? जनता है। इसका क्या मतलब है कि सत्ता का स्रोत जनता है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रस्तावना है, हमारी जो उद्देशिका है, ये लोक प्रभुता को मान्यता देती है। लोक प्रभुता को मान्यता देने का क्या मतलब है? लोक प्रभुता को मान्यता देने का मतलब है कि लोक और प्रभुता। लोक प्रभुता का मतलब है कि लोक मतलब कौन? जनता, और प्रभुता का मतलब है कि मालिक। तो मतलब कि हमारे यहाँ पे जो शासन करेगी वो कौन है? सर्वोच्चता किसकी है? वो जनता की है। ये संविधान किसने बनाया? जनता ने बनाया। तो इसीलिए इसमें ये कहा गया कि भारत का जो संविधान है, भारत की जो प्रस्तावना है, वो लोक प्रभुता को मान्यता देती है, किसी राजा महाराजा को मान्यता नहीं देती है। वो लोग किसी एलिट को नहीं, कि वो जनता को मान्यता देती है कि जनता ने ही इसको बनाया है। इसका स्रोत कौन है? वो जनता ही है। मतलब कि जो इसका इंग्लिश क्या होगा? पॉपुलर सॉवरेनिटी। मतलब कि जो लोक प्रभुता है वो किस में निहित है? वो जनता में ही निहित है, उसकी जो संप्रभुता है। देखिए, तो आपसे ये पूछा जाएगा सवाल कि लोक प्रभुता का, ये जो लोक प्रभुता है इसका विचार किसने दिया? तो लोक प्रभुता का जो विचार है, एक फ्रांसीसी विचारक हैं रूसो, इनकी एक बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इन्होंने ये दिया कि जो मतलब कि सत्ता का जो स्रोत होना चाहिए वो जनता होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी बुक में लिखा कि फ्रांसीसी लैंग्वेज में, वोक्स पॉपुली वोक्स गॉड। इसका क्या मतलब है? वोक्स पॉपुली वोक्स गॉड का मतलब है कि वोक्स का मतलब होता है वॉइस, पॉपुली का मतलब होता है पीपल, वोक्स मतलब वॉइस, और गॉड का ये देखें तो वोक्स पॉपुली वोक्स गॉड का क्या मतलब है? वॉइस। अगर इसमें प्रीपोजिशन जोड़ के देखो तो वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड। मतलब जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है। तो कहीं ना कहीं ये लोक प्रभुता, मतलब कि सारी जो सत्ता है वो किस में निहित है? वो जनता में निहित है। ये सबसे पहले रूसो ने बताया। ये फ्रांसीसी विचारक हैं, इनको ही लोक प्रभुता का जनक कहा जाता है। तो इसी विचार को हमने, जो रूसो का ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो उनकी बुक है उसमें जो इन्होंने विचार दिया, इसी विचार को हमने अपने प्रस्तावना में अपना लिया कि हमारे जो संविधान होगा उसको बनाने वाले लोग कौन है? वो जनता ही, भारत की जनता ही है। इसको किसी मतलब कि राजा महाराजा ने या किसी इलिट ने नहीं बनाया है, उसको जनता ने ही बनाया है। तो यहीं से लोक प्रभुता का विचार आता है कि हमारी जो प्रस्तावना है वो लोक प्रभुता को मान्यता देती है। लेकिन कोई आपसे ये डिबेट कर सकता है कि जो लोक प्रभुता शब्द है ये आपकी प्रस्तावना में तो कहीं लिखा नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हो कि लोक प्रभुता है? मतलब कि लोग ही मालिक है, जनता ही जनार्दन है, ये कहाँ लिखा है आप में? तो आप ये तर्क दे सकते हो कि भाई प्रत्यक्ष रूप से तो कहीं नहीं लिखा है, प्रत्यक्ष रूप से तो ये लोक प्रस्तावना में ये तो कहीं नहीं लिखा है, मतलब हमारी प्रस्तावना की लोक प्रभुता। लेकिन हमारी प्रस्तावना में लोक प्रभुता है, उसको आप क्यों मानेंगे? वो इसलिए मानेंगे कि देखिए हमारी जो प्रस्तावना है वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, और फिर पूरी जो प्रस्तावना लास्ट में अंत होती है वो होती है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है, पूरा आप देखो तो आपको क्या पता लग रहा है? डायरेक्ट रूप से लोक प्रभुता की बात नहीं की, लेकिन यहाँ पे जो शुरुआत ही हुई है कि हम भारत के लोग, इसको जो बनाया है प्रस्तावना या संविधान जो है उसको हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका क्या मतलब है? कि अंगीकृत का मतलब है कि स्वीकार करते हैं। मतलब कि किसने स्वीकार किया? हमने, किसी राजा महाराजा ने या इलिट ने या किसी मतलब कि बड़े लोगों के ग्रुप ने नहीं स्वीकार किया, इसको हमने ही बनाया, हमने ही स्वीकार किया। अधिनियमित, इसको हमने ही लागू किया, ये हम पे ही लागू होगा, ये हमारे यहाँ की जनता पे ही लागू होगा। आत्मार्पित मतलब कि हमने देश को सौंपा। अंगीकृत मतलब कि अडॉप्ट, अधिनियमित इनेक्ट, और गिव टू आवर सेल्फ मतलब कि देश को सौंपना या अपने आप को खुद को सौंपना। तो इसको आपको पूरे तरीके से देखने पे आपको लग जाएगा कि जो लोक प्रभुता है, मतलब कि ये संविधान जो बनाया है, जो लागू हुआ है, जिसको हमने मतलब कि अपने आप को सौंपा, वो किसने किया? वो वहाँ के लोगों ने ही किया है, जनता ने ही किया है। किसी राजा महाराजा ने या किसी मतलब कि जो ग्रुप ऑफ पीपल मतलब कि या तो बहुत बड़े अलग से कोई जो लोग थे उन्होंने नहीं किया, इसको हमने ही किया है। तो इस तरीके से सिद्ध हो जाता है। आपसे 200 वर्ड 250 वर्ड में ही पूछे कि भारत की जो वो प्रस्तावना है उसमें लोक प्रभुता कैसे है, वो कैसे लोक प्रभुता को मान्यता देती है, तो आप इस अर्थ से बता सकते हैं। तो भारतीय जो विद्वान हैं वो तो सब लोग मानते हैं कि भारत की जो मतलब कि प्रस्तावना है वो लोक प्रभुता को मान्यता देती है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ आलोचक हैं, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो ये कहते हैं, जैसे ब्रिटिश विचारक हैं, एक ब्रिटिश विद्वान हैं, पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े विद्वान हैं, ये इनका जो अध्ययन का क्षेत्र रहा है, केसी वियरे,
केसी वियर, ये ब्रिटिश विद्वान है, इनका अध्ययन का क्षेत्र रहा है तुलनात्मक शासन। तो उन्होंने दुनिया भर के शासन को तुलना करते हैं और उन्होंने ये बताया कि भारत के संविधान में जो आप कह रहे हो कि लोक प्रभुता है, वो लोक प्रभुता है ही नहीं, ये तो एक केवल भ्रम है। तो आपको यही देखना है। बहुत लोगों ने आलोचना की, जैसे विंस्टन चर्चिल ने भी आलोचना की, वो भी कहते हैं कि भारत की संप्रभुता बस ऐसी बातों की है और संप्रभुता है नहीं। तो ये हम देखें कि सब लोग तो मानते हैं, भारतीय विद्वान मानते हैं कि लोक प्रभुता है, लेकिन ये केसी वियर है जो इतने बड़े विद्वान हैं, वो किस आधार पर ये कहते हैं कि भारत में लोक प्रभुता एक भ्रम है। तो इसको हम पूरी तरीके से देखेंगे। इससे जो देखिए, अभी हमने सिर्फ इतना जान लिया कि संविधान में क्या है, लेकिन अब हम जो जान रहे हैं, जो डिबेट है, ये किसका पार्ट है? राज्य व्यवस्था का पार्ट है। तो दोनों चीज़ें हम देखते चल रहे हैं दोस्तों। तो अब देखते हैं कि केसी वियरे का जो ये कथन है कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, ये कैसे मतलब कि वो सिद्ध करना चाहते हैं। तो देखो, हमको अब ये मतलब कि जानना है कि केसी वियर जो थे वो ऐसा करके क्यों दे रहे थे। तो हमारा जो देखो, आप जब मतलब कि कोई आंसर लिखते हो दोस्तों, तो आंसर जब आप लिखें तो उसके दो पक्ष होते हैं। जैसे केसी वियर ने क्यों कहा, तो इसके हम दो पक्ष में दिखाएंगे। एक तो वो क्यों कह रहे थे ऐसा, और दूसरा हमारा मत क्या है, हमारा मत क्या है। तो देखो, जब आप कोई आंसर लिखो दोस्तों, तो अगर सरकार से रिलेटेड कोई बातें हैं, उसकी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन आलोचना भी करनी चाहिए तो एक मर्यादित शब्द में करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मतलब कि यहाँ तो संविधान की आलोचना की बात है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दोस्तों, बहुत ही बैलेंस आंसर होगा कि जो केसी वियरे कह रहे थे, और फिर यहाँ पे जो संविधान, जो मतलब कि हमारा संविधान है, उसकी तो मूलभूत जो भावना है ना, उसी को चैलेंज किया जा रहा है। तो हमारा जो जवाब होगा वो इनके जो जवाब हैं, इनका पूरी तरीके से खंडन करेगा। संविधान की आलोचना से हमको बचना चाहिए, लेकिन और अगर आलोचना करनी है तो आलोचना नहीं, उसकी जो कमियां हैं उसी को बताना चाहिए मर्यादित शब्दों में, रचनात्मक आलोचना करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ये केसी वियरे मतलब कि जो तर्क है इनका, इस संविधान की जो नींव है, मूलभूत जो चीज़ें हैं, उसी को ही चुनौती दे रही है। तो इसको हम इसलिए इस सवाल के मतलब कि विपक्ष में हमको खड़ा होना पड़ेगा, और इनका जो तर्क है उसके विरोध में हमको बहुत तगड़े तर्क देने होंगे। तो इस तरीके से ही हमें मतलब कि अपने जो आंसर होंगे जो एग्जाम में, उसको लिखेंगे। देखिए, तो इस आंसर के दो पार्ट होंगे, एक तो केसी वियरे ऐसा क्यों कह रहे थे, और दूसरा हमारा मत क्या है। तो केसी वियरे ऐसा क्यों कह रहे थे, उसको पहले ये पढ़ लो, फिर आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों कह रहे थे। केसी वियर का मानना था कि भारत का संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, जिसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से प्रांतीय विधान मंडल के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा किया गया था। और ये सदस्य तत्कालीन भारत के में मताधिकार प्राप्त धनी और शिक्षित लोग थे, जो कुल जनसंख्या का 10% से भी कम थे, के द्वारा चुने गए थे। अतः संविधान सभा धनी और शिक्षित लोगों की प्रतिनिधि थी। ये कह रहे थे, ये हमसे सवाल पूछे कि आप बताओ कि आपकी जो संविधान सभा है, इसका निर्माण किसने किया है, निर्माण किसने किया है। तो मतलब कि इसका जवाब वो संविधान सभा ने। जब संविधान सभा ने, तो अब ये दूसरा सवाल पूछे कि संविधान सभा का गठन किसने किया है। तब हमने ये बताया गठन किया किसने किया, इसके मेंबर कौन थे। तो हमने ये बताया कि इनका जो चुनाव हुआ था संविधान सभा के सदस्यों का, वो अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। निर्वाचन दो तरीके का होता है दोस्तों, एक अप्रत्यक्ष, एक प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन में जहां जनता डायरेक्ट वोट डालती है, जैसे आपके गांव का अगर चुनाव होता है उस तरीके से, मतलब या तो लोकसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा या तो फिर विधानसभा के जो सदस्य हैं, उनका जो चुनाव होता है जिसमें जनता डायरेक्ट मतलब वोट डालती है, उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। लेकिन जब जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो प्रतिनिधि फिर आगे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट निर्वाचन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उसका जो निर्वाचन है, जो संविधान सभा के सदस्य हैं, उनका निर्वाचन तो अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ है, जनता ने वोट तो डाला नहीं, सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर तो वोट दिया ही नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हो। और फिर इन्होंने ये कहा कि अच्छा चलो मान लो, यहाँ तक भी सही है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के बाद जनता ने चुना है, लेकिन किसने चुना है, कौन जनता ने चुना है इनको। तो उस समय मताधिकार किनको देने का, मत का जो अधिकार था वो किनको था, जो शिक्षित और धनी लोग थे, जो शिक्षित थे और धनी थे। इनके मतलब कि एक लिमिट तक, मतलब कि एक लिमिट से ज़्यादा उनके पास संपत्ति होगी और शिक्षित होंगे, ये केवल उन्हीं को मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त था। और जो शिक्षित और मताधिकार प्राप्त लोग थे, मतलब कि शिक्षित और धनी लोग थे, वो केवल जिन्होंने चुना वो केवल मात्र 10% से कम थे, मतलब 10% से भी कम थे। और ये जो सदस्य थे, ये कौन थे, ये सभी सदस्य धनी थे, महाराजा टाइप के लोग थे, जागीरदार थे, जमींदार थे, बड़े बड़े वकील थे, जिनका जनता से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं था।
और इनको चुना किसने? प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों ने। और वो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य कहाँ से चुन के आए थे? उन लोगों से चुन के आए थे जो केवल शिक्षित और धनी थे, और ये भारत की टोटल जनसंख्या का केवल 10% या उससे भी कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब बताओ, जब इस 90% का प्रतिनिधित्व ही गायब है तो आप कैसे कह सकते हो कि लोक प्रभुता है? तो इस आधार पर वो सिद्ध करते थे कि भारत की जो मतलब की प्रस्तावना है ये एक भ्रम है, इसमें जो लोक प्रभुता है एक भ्रम है, केवल एक फ्रॉड है। या अगर आप ये लिख देते कि हम भारत के धनी और शिक्षित लोग इसको बनाए हैं तब मैं मान लेता, लेकिन आपने ये जो लिखा है कि हम भारत के लोगों ने बनाया, ये तो एकदम भ्रम है। इसको तो केवल मतलब कि उस समय के जो धनी और शिक्षित लोग थे उन्होंने वोट दिया, और फिर आगे उन्होंने वोट दिया और उन्होंने बना दिया। तो केवल 10% से कम लोगों ने बनाया, इसको केवल हम भारत के लोगों ने बनाया, तो ये तो फ्रॉड है। तो केसी वीरे ने इतना ज़बरदस्त तर्क दिया। अब देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि बना हमारा ऐसे ही, लेकिन केसी वीरे का जो तर्क है, जो तथ्य है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी जो व्याख्या उन्होंने की वो गलत है। तो देखिए 1946 में आप इसका तर्क जो मतलब कि ये आपने पढ़ लिया, लेकिन अब इसके आगे वाला तर्क देखते हैं, जो हमारा मत होगा वो हम क्या देंगे। लेकिन केसी वीरे का यह मत पूर्णतः गलत है और भारत का संविधान लोक प्रभुता पर आधारित है, क्योंकि इसका पहला जो तर्क है वो आप पढ़िए कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 1952 में पहले आम चुनाव हुए। ये चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित थे। इस चुनाव में भारत की संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। यह जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को ही दिखाता है, और इससे यह सिद्ध होता है कि भारत की संविधान सभा के सदस्य भारत की जनता के प्रतिनिधि थे। इसका क्या मतलब है? इन्होंने ये कहा, मतलब कि इनके विरोध में ये तर्क दिया जाता है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग तर्क है, कि 1946 में क्या चुनाव हुआ, और चुनाव जो करवाने के जिम्मे था वो ब्रिटिश के ही हाथ में था। तो अगर 1946 में तुम वयस्क मताधिकार दे देते तो शायद जनता किनको चुनती, क्योंकि जब संविधान लागू हो गया, तो हमने जब लागू किया, जब भारतीय लोगों ने लागू किया 26 जनवरी 1950 को, तो फिर संविधान में ही हमने तो जो मतलब कि लोगों को वयस्क मताधिकार दिया कि जो वयस्क लोग हैं उनको सबको चुनने का अधिकार है, सबको हमने वोटिंग का राइट दिया। और जब सबको वोटिंग का राइट दिया और फिर 26 जनवरी 1950 को चुनाव हुए पहले, तो उसमें से जो संविधान सभा के सदस्य थे मैक्सिमम लोगों ने चुनाव लड़ा, और उसमें से मैक्सिमम लोगों ने, अपवाद स्वरूप कुछ छोड़ दे तो मैक्सिमम लोगों ने भारी बहुमत से जीत हासिल की, भारी बहुमत से हासिल किए। जब वही लोग फिर से हासिल किए और जनता ने ही चुना, और मतलब इस हिसाब से, और कुछ अपवाद के स्वरूप वो भारी बहुमत से जीते। तो अगर 1946 में भी आप चुनाव कराते और चुनाव यही लोग लड़ते और जनता चुनती, तो इन्हीं लोग तब भी तो चुनती। तो उनका ये जो तर्क था कि इसका जो मतलब कि जो लोग चुन के आए थे वो अप्रत्यक्ष तरीके से वो सही प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, ये तो उनका मतलब कि जो दावा है वो झूठा हो जाता है। क्योंकि अगर 1946 में चुनाव होते तो यही लोग चुनाव लड़ते, या और जो लोग लड़े उनमें से मैक्सिमम यही लोग जीत के आए। और 1952 का जो चुनाव हुआ, 1950 में जब 1952 का चुनाव हुआ संविधान लागू होने के बाद, तो यही लोग मैक्सिमम जीत गए। तो ये दिखाता है कि भारत का जो मतलब कि प्रस्तावना है वो लोक प्रभुता को मान्यता देती है। दूसरा तर्क ये है कि भारत के संविधान में लोकतंत्र को अपनाया गया है, जो लोक प्रभुता के बिना संभव नहीं है। ये तर्क है कि भाई भारत का संविधान, चलो मान लेते हैं आपकी किसी वेर की बात कि लोक प्रभुता शब्द एक भ्रम है, या जो लिखा नहीं है। अब लोक प्रभुता तो नहीं लिखा है, लेकिन जब 1950 में जब मतलब कि कानून लागू हुआ, या मतलब कि प्रस्तावना हुई, या हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसमें लोकतंत्र तो लिखा ही हुआ है, लोकतंत्र सब लिखा है। और लोकतंत्र आप खुद बताओ कि क्या लोक प्रभुता के बिना संभव है? नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र का क्या मतलब है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है, और जब इस तरीके का शासन होगा तो लोक प्रभुता तो उसमें अंतर्निहित हो ही जाएगी। तो आप ये ड्यूअलिज्म की बात कर रहे हो, तो वो तो हो ही नहीं सकता। अगर लोकतंत्र है तो लोक प्रभुता के थ्रू ही आएगा वो। हमारे यहाँ संसद है, वयस्क मताधिकार है, गणराज्य है, हमारा सबसे ऊपर तक पहुँचने का लोगों को हक है, पहुँच सकते हैं, उनका अधिकार है। तो ये जो लोकतंत्र है, लोक प्रभुता के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका ये तर्क भी खंडित होता है इस तर्क से। और तीसरी इसका तर्क है कि भारत के संविधान सभा में सभी वर्गों, क्षेत्रों और समुदाय के प्रतिनिधि थे, और उनका स्वरूप सर्वसमावेशी था। अतः संविधान सभा को भारत के लोगों का ही प्रतिनिधि मानना उचित है। तो उस समय जो सदस्य थे मतलब कि संविधान सभा के, वो उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, मतलब उड़ीसा, मद्रास, साउथ इंडिया से, मध्य प्रांत से, जो हमारा यूपी है उस समय का जो प्रांत था, वो
बंगाल, गुजरात, हर जगह से मेंबर थे और हर वर्गों का प्रतिनिधित्व, मतलब कि एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, हर तरीके के लोग थे। तो अगर इस तरीके के लोग थे तो सर्वसमावेशी माना ही जा सकता है कि भाई वो सब जितने लोग थे सब लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे संविधान सभा में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व जयपाल सिंह मुंडा ने किया, दलितों का प्रतिनिधित्व डॉक्टर अम्बेडकर कर रहे थे, पारसियों का पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व HP मोदी कर रहे थे, हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे। तो जब सब वर्गों का प्रतिनिधित्व था, लोकतंत्र था, 1952 में जब चुनाव हुए तो वही लोग चुन के आए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे लोक प्रभुता एक भ्रम है। तो इन तर्कों से हमने जो केसी वेरे का जो तर्क दिया उन्होंने कि लोक प्रभुता एक भ्रम है, उसका हमने खंडन किया, क्योंकि उन्होंने संविधान की हमारे मूल जो भावना थी या उसकी नींव थी उसी पे ही चोट की थी, इसलिए हमको इस तरीके के तर्क से उनका खंडन करना पड़ा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मतलब प्रस्तावना देखा, प्रस्तावना का भी एक पक्ष देखा हमने कि जो प्रस्तावना का जो सत्ता का स्रोत है जनता, उसके विषय में देखा। अब धीरे धीरे हम प्रस्तावना को पूरी तरीके से कवर करेंगे, एक भी वर्ड आपका जो है प्रस्तावना लिखा वो छूटेगा नहीं और प्रस्तावना ढंग से कवर होगी, जिससे इसके संवैधानिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, राजव्यवस्था के पक्ष हैं, सारे कवर किए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आगे हम संप्रभुता ये सब चीज़ें कवर करेंगे।